स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन कुटुम क्लासेस बाय डॉक्टर रितु गुप्ता। और हम कंप्लीट करेंगे आज अपना चैप्टर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें हम पब्लिक और प्राइवेट को कंप्लीट कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। और आज हमारा टर्न है ग्लोबल एंटरप्राइजेस को समझने का। ये भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्योंकि एट प्रेजेंट जितनी भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो दे मेजरली आर द ग्लोबल एंटरप्राइजेस, और यू कैन से मल्टीनेशनल कंपनीज। होती क्या है ये मल्टीनेशनल कंपनीज? अब अगर आपको मैं कहूँ कि मैंने एक कंपनी इंडिया में स्टार्ट करी और प्रोडक्शन यहाँ किया और उसकी सेल्स करने के लिए मैंने अपनी कुछ ब्रांचेस या कुछ सब्सिडरी उसकी यूएस में और यूके में स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब मेरी कंपनी कैसी हो गई? एमएनसी कंपनी होगी। अगर मैं प्रोड्यूस भी यहीं करती और सेल भी यहीं करती तो वो कंपनी कैसी कहलाती? डोमेस्टिक कंपनी कहलाती। इट मीन्स कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड तो किसी एक पर्टिकुलर, अगर मैंने अपनी कंपनी को यूएस के अंदर इनकॉर्पोरेट कराया, रजिस्टर कराया, और उसको मैं फिर उसके बाद उसके कुछ प्रोडक्शन को या कुछ सेल्स पार्ट को आकर इंडिया में करती हूँ, तो वो कहाँ की? वो भी एक एमएनसी कंपनी बनी। वो कहाँ की एमएनसी कंपनी बनी? यूएस की। जैसे कि एप्पल का आईफोन, राइट? आईफोन का भी सेटअप यहाँ पर इंडिया में बन रहा है ना, तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एमएनसी। वो कंपनी तो हमारी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, यानी कि उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं हुआ है। अगर इंडिया में होगा तो वो एक मेरी इंडियन ओरिजिनेटेड एमएनसी कंपनी होगी। बट एप्पल इज नॉट इंडियन ओरिजिनेटेड एमएनसी। तो आपको ये देखना होगा उसका ओरिजिन यानी कि इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है, क्या है। एक कंट्री में उसका रजिस्ट्रेशन होना, बट उसके प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन या सेल्स अलग अलग, और जरूरी नहीं है एक में ही होगा। आप एक साथ नंबर ऑफ कंट्रीज में डील कर सकते हैं इफ यू आर एन एमएनसी। डेली रूटीन में आप अगर देखोगे, यहाँ आपके पास एग्जाम्पल्स मैंने इतने डाल दिए हैं, याहू, गूगल, फेसबुक, जो तो आपकी लाइफलाइन है, राइट? दे ऑल आर एमएनसीज। वो सब कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, सब कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज मल्टीनेशनल कंपनीज। इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, टीसीएस है, ये सारी जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, दे ऑल आर एमएनसीज। ट्राई टू फाइंड आउट कि टीसीएस एक इंडियन कंपनी है या एक फॉरेन एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। ढूंढकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है? अगर मैं आईएलओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग समझूं तो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज लाई इन द फैक्ट दैट द मैनेजरियल क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वन कंट्री। जो मैनेजमेंट, जो मेन आपका जहां से ऑपरेट होगा, या फिर मैं कह दूं हेडक्वार्टर्स, राइट? हेडक्वार्टर्स आर इन वन कंट्री, राइट? मोस्ट कन्वीनियंटली होम में। होम कंट्री कौन सी होगी? अगर मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और इंडिया में उसे रजिस्टर कराती हूँ, ठीक है, जो कंट्री जहां रजिस्टर हुई है वो कंट्री उसकी होम कंट्री होगी। उसके अलावा जिस जिस कंट्री में जाएंगे हम, वो होस्ट कंट्री कहलाती है। वाइल द एंटरप्राइज कैरिड आउट द ऑपरेशन इन द नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। पर्पस वही है, बना एक जगह, काम कई जगह पे, तो दैट इज मल्टीनेशनल। बहुत सारे अलग अलग नेशंस में काम करना। अब अगर मैं इसके फीचर्स देखूं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो आता भी है। देखिए, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, क्योंकि जहां जिस होम कंट्री में आपने इसे रजिस्टर कराया है, सारे के सारे ऑपरेशंस वहां से हैंडल होते हैं, तो मैनेजमेंट इसका सेंट्रलाइज्ड होता है। आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड जितनी कंट्रीज में चाहें उतनी कंट्रीज में इसको स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज में अपने आप को सर्व कर रहे हैं, तो आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम करना ही होगा। इफ यू आर नॉट मेकिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, then you cannot survive in different countries, because हर कंट्री के कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा टेस्ट में वेरिएशंस भी आते हैं, तो आपको उनकी पैरामीटर्स पर पूरा आना ही पड़ेगा। डेफिनेटली एक आप सिर्फ अपनी कंट्री में करें और एक अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज में करें, तो आपका जो साइज होगा, कंपनी का कैपिटल साइज होगा, वो बड़ा होगा। आपको इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचना और अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वहां तक एक्सेस क्रिएट करना होगा। वो आप किसी भी तरीके से, या तो वहां पर लाइसेंस लेकर, जो भी उस कंट्री के रूल है वो फॉलो करके आपको इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस, यानी कि आप उनमें ऑपरेट कर सकते हैं। एंड स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ विजिबिलिटी। अभी कंज्यूमर इतने अवेयर हैं कि अगर उनको विजिबिलिटी नहीं क्रिएट की जाए किसी भी प्रोडक्ट की, दे आर नॉट गोइंग टू परचेज। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में तो आपको एडवर्टीजमेंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। देन सेम
लास्ट जैसे मैं बताती हूँ, फीचर से ही आपके सारे के सारे एडवांटेजेस निकल कर आ जाएंगे। तो फर्स्ट आपका इसके अंदर जो एडवांटेज बनेगा वो होगा इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज होगी? अगर आप एक्सपोर्ट कर रही हैं तो आपको जो पेमेंट मिल रही है वो डॉलर्स में मिल रही है। अगर कोई कंपनी आके आपके यहाँ पर कंट्री में स्टैब्लिश कर रही है तो वो फंड्स लेकर आएगी फॉर परचेजिंग द लैंड, फॉर स्टार्टिंग अ सेटअप ऑफ अ कंपनी। तो इस तरीके से जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो आपके यहाँ पर इंक्रीज होगी, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, नई कंपनीज आएंगी तो रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, सो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देन देर विल बी प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो लैंड, जो रिसोर्सेज आइडियल पड़े थे जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं थे, राइट? अब क्योंकि वो कंपनी फंड्स लेकर आ रही है तो हमारे वो रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव वे में यूज़ हो पाएंगे, जिससे हमारी कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज होगी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, we as an India, we have a lot of brain, we know how to use the technology, but we don't have that much of funds to set up that particular technological to get the advantage of that technological development. So in that case जब different MNCs का setup होगा तो हम उस technology development का भी benefit ले पाएंगे. And of local monopoly, समटाइम्स कि मोनोपोली आप सभी को पता है कि जहाँ एक सेलर होगा तो वो अपने अकॉर्डिंगली ही उन प्राइसेस को सेट करेगा, वो जितना प्राइस लेना चाहेगा उतना लेगा। बट जब अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से कंपनीज आएंगी और वो सेम प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन देंगी तो वो जो मोनोपोली की वजह से कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। देन मैनेजरियल डेवलपमेंट, इस केस में जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं या डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ आते हैं तो कल्चरल ट्रांसफ़र होता है। यू अंडरस्टैंड हाउ और व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएशंस दैट यू हैव टू डू इन योर प्रोडक्ट्स एज पर द कल्चर। जैसे कि हमारे यहाँ पर तो मैरिजेस में अगर आप देखें तो रेड कलर इज़ नोन टू बी एज अ ऑस्पिशियस कलर, बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही अपना एक ऐसा मैरिज आउटफिट के लिए अपना एक शोरूम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ रेड कलर नहीं, वहाँ पर आपका ब्लैक या वाइट कलर ज़्यादा ट्रेंड में है। सो इन दैट वे यू विल डेवलप योर मैनेजरियल एफिशिएंसी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। सो इट हेल्प टू डेवलप द मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट्स। जब आप बल्क लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे तो जो एक्सेस आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उसे आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और जब आप एक बार एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो आप और बड़े लेवल पर उस बिज़नेस को एक्सटेंड कर पाते हैं। बेनिफिट्स तो बहुत हैं एमएनसी के, बट अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस या फिर या कहूँ डिसएडवांटेजेस की तो उसमें सबसे पहला एक मेन पॉइंट ये होता है डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। इसका बेस्ट एग्जांपल अबाउट चाइना प्रोडक्ट्स, राइट? क्योंकि जितनी चाइना ने यूज़ एंड थ्रो और सस्ती सस्ती चीज़ें हमें ला कर दे दी हैं और वी पीपल मेक यूज़ टू ऑफ इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स, तो उससे क्या हुआ है, मेरी डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई। दिवाली पर जो लाइट्स लगती हैं, जो हमारी पहले बेसिक लाइट्स इंडियन लाइट्स यूज़ होती थी, वो यूज़ ही नहीं होती हैं, सब चाइना प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। रिपार्टीशन ऑफ प्रॉफिट्स, जब ये एमएनसीज यहाँ आती हैं प्रॉफिट अर्न करती हैं तो वो प्रॉफिट कहाँ लेकर जाएंगी, अपनी होम कंट्री में लेकर जाएंगी। तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं उस वे में, तो एक तरफ आ रहे हैं तो एक तरफ जाने का भी। अब ये देखना है कि उसमें बैलेंस कैसे करना है। अब इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स, जब बड़ी बड़ी एमएनसीज किसी अंडर डेवलप कंट्री में आती हैं तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, CSR एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेती हैं, बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट में अपना एक स्पेस बनाते हैं और फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में इंटरफेरेंस भी करना स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव टू कीप ए चेक ऑन इट व्हेन वी नो दैट दिस कुड हैपन, सो वी शुड कीप सम स्ट्रिक्ट नॉर्म्स so that this may not happen. And the next is exploitation of natural resources. Definitely आप कहीं पर भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, विल यूज़ लैंड, वाटर, एयर, पोल्यूशन भी हो सकता है। तो if you are using the resources then you must make sure there are such norms in the Indian Companies Act कि जो भी MNCs यहाँ आएंगी जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं, सपोज अगर ट्रीज़ कट हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट होने, जैसे DMRC का रूल है कि अगर वो एक पेड़ काटते हैं तो उन्हें 10 पेड़ लगाने भी पड़ते हैं अगर मेट्रो के लिए उन्हें काटने हैं तो ऐसे ही कुछ रूल्स को हमें फॉलो करवाना होगा। एंड द लास्ट इज़ नो बेनिफिट टू पुअर। अब क्या आपने किसी भी MNC की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो नंबर 1 तो कॉस्टली होंगे, तो क्या वो पुअर के लिए है? नहीं,
कोई भी एमएनसी की प्रोडक्ट्स ऐसी नहीं होती जिससे मेरे पुअर सेक्टर को या एक जो मेरा सेक्टर पॉवर्टी लाइन के नीचे है उसको कोई बेनिफिट हो। तो वो एक मेजर चैलेंज रहता है एमएनसीज की डेवलपमेंट के साथ कि हम उस सेक्टर के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। सो नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर। इसी के अंदर जो सेकंड है दैट इज व्हेन टू बिजनेस जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल गेन it give rises to joint venture. These two business enterprises may be private. It could be one private and one government. It could be one government and another private, two government, two private, one government, one foreign, any form it could be. X होगा Y होगा, मिले दोनों का एक उन्होंने नाम रख दिया X, XY मिले उन्होंने नाम रख दिया Y, XY मिले उन्होंने नाम रख दिया Z. The thing is that there are two businesses which are joining together for the purpose of producing goods and services. Like Vodafone ने आइडिया के साथ मर्जिंग करी ना, कंपटीशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, उन्होंने सोचा हम दोनों मिल जाते हैं और एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देते हैं दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को। तो अगर आपको फॉरेन कंट्री में इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है, अगर आपको इजी एंट्री चाहिए ओवरसीज मार्केट के अंदर तो इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी के साथ आप प्रोडक्ट्स को बनाइए और जो वहाँ पर सेलिंग करती है उसके साथ आप अपना टाई अप कर लीजिए और इस तरीके से आप बहुत आसानी से वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ इस्टेब्लिश भी नहीं करना पड़ा और आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब 2 लोग हैं तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। आप टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स ले सकते हैं इस केस में। अगर आपके पास फंड्स हैं और दूसरे बिजनेस के पास टेक्नोलॉजी है, यू कैन जॉइन टुगेदर एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जैसे वोडाफोन और आइडिया के लिए मैं बता रही थी, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कॉम्पिटिटर है बट अगर हम दोनों मिल जाएं तो तीसरे कॉम्पिटिटर को अच्छा एक कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, देन यू शुड गो हैंड बाय हैंड टू स्टार्ट अ जॉइंट वेंचर एंड व्हेन यू आर joining together you can work on a large scale and you can reduce the cost also. And the last is public private partnership. Public private partnership recently बहुत ज़्यादा in है in the government sector also because यहाँ पर जितने भी आपके मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर चल रहे हैं। कॉमन इंटरेस्ट दोनों का ये रहता है। पब्लिक सेक्टर को का पर्पस ये होता है कि मेरे ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली पूरे हों। अगर मुझे फंड्स नहीं मिल रहे तो वो मैं प्राइवेट सेक्टर से ले पाऊँ। अगर मेरे पास लेबर नहीं है तो मैं वो लेबर हायर कर पाऊँ प्राइवेट सेक्टर से। एफिशिएंट मैनेजर्स नहीं है तो मैं वो कर पाऊँ। तो व्हाटएवर द challenges public sector is facing, that could be coped up by private sector, and against of that private sector gets the benefit in the profit, in the form of profits. So transportation, like आपको हाईवेज बनाने हैं, आपको फ्लाईओवर्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल देख सकते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में स्कूल को इस्टेब्लिश करा के लैंड एक्वायर करके देना और उसके बाद उसका जो सारा मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर देखे। इन द सेम केस ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, अभी ग्लोबल वार्मिंग के केस में वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ की कंसर्न, राइट? Government has fund for this sector but they don't have efficient management which can take up this challenge on a very speedy note. For that public private partnership is required. Water, उसकी कलेक्शन का काम एक कंपनी को दे दिया जाए, ट्रीटमेंट का एक कंपनी को दे दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरे को। तो इस तरीके से आप उस काम को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं इसके फीचर्स को डिस्कस करूँ आपके साथ तो वो बनता है सबसे पहला हाई प्रायोरिटी पब्लिक के लिए और यू कैन से गवर्नमेंट के लिए जितने भी हाई प्रायोरिटी प्लान प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली फिनिश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस केस में गवर्नमेंट जो है अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनका कि ऐसे स्किल्ड प्राइवेट सेक्टर के साथ हम जुड़ें जो इसको बाय टाइम कंप्लीट कर दें। आपके बजट्स की प्रॉब्लम है तो वो आपको फंड्स प्रोवाइड कर दें। अगर आपको टाइम पीरियड जैसे मैंने भी बताया लाइफ साइकिल कम करनी है तो उसको पूरा करें। रिस्क को आप लोग शेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट का क्योंकि उसके साथ एसोसिएशन होता है तो किसी तरीके से सैंक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आती है। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। अगर कोई फ्लाईओवर बना और किस कंपनी ने बनाया उसके ऊपर इतना नहीं होता जितना गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी KMP जो है उसके लिए लैंड तो गवर्नमेंट ने दी
बट उसको बनाने का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो किसका था, वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। उससे क्या होता है, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ग्लोबल, जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी कंप्लीट कर लिया। ये जनरली शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं और हमने बहुत इजी तरीके से इसको कंप्लीट भी कर लिया है। सो स्टे ट्यून्ड विद कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु। टेक केयर।